नमस्कार, एमएनएस न्यूज़ के लिए मैं मनोराज पचौरी। मेरे साथ आज हैं पंडित राम मोहन महाराज, जिन्हें कहा जाता है द लिविंग लेजेंड ऑफ लखनऊ घराना। आप कथक की उस पीढ़ी का उस घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसके लिए कहा जाता है कि कथक इस घराने से बना है। उस घराने का नाम है लखनऊ घराना। आज ये न केवल मेरा बल्कि हमारे चैनल का भी सौभाग्य है कि हमें आज यहाँ पंडित राम मोहन महाराज जी से दो बातें करने का मौका मिला है। महाराज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महाराज जी, अभी मैं आपकी फिल्म की स्क्रीन देख रहा था, द रिदम ऑफ लेजेंड्स जी। इसमें एक सवाल जो मेरा ख्याल है हर किसी के मन में उठा होगा, वो ये कि कथक को आपने अपना करियर चुना और उसके बावजूद आप इस एज तक स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ऐसे में जो नई पीढ़ी है उनको ये संदेश जा रहा है कि यार कथक या संगीत ये बहुत कठिन क्षेत्र है, तो क्यों ना हम अपने बच्चों को संगीत की जगह एकेडमिक्स में आगे बढ़ाएं। ये एक जो संशय है, ये जो संदेह है, ये लोगों के मन में आ रहा है। इस संबंध में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए वो चीज़ अलग है। जो जहाँ तक कथक का सवाल है, ये जो है ये इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उनकी सोच मुश्किल बना देती है कि ये चीज़ नहीं हो पाएगा। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ना होती हो। अगर मेहनत करे बच्चे, सब करे, सब हो सकता है। तो हम तो देखिए 6 साल की उम्र से इसमें कर रहे हैं और लग रहे हैं, और हमारी कोशिश यही है कि हमारे जितने बच्चे हैं उनमें मैं ये अपनी कला डालूं उसमें, ताकि ये लखनऊ घराना जो हम लोग बोलते हैं, इसमें भी तो कोई पीढ़ी होनी चाहिए। आज हम लास्ट हैं, हमारे बच्चे दूसरी लाइन में निकल गए, वो उसमें है, ऐसा नहीं, वो जानते हैं, पर हमारे बात क्या है। पर ये हम कहेंगे कि हमारे बच्चे, कल को उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, तो हो सकता है कि वो लोग करें, वो जनरेशन चले। क्योंकि मैंने बच्चों को इसलिए नहीं डाला था इसमें कि बीच में कथक की वो कंडीशन हो गई थी कि लड़कों का आना बड़ा मुश्किल हो गया, तो इसलिए मैंने उनको कहा कि तुम मत करो, ये हमारे तक ही रहे। तो जहाँ तक एकेडमी की सवाल है कि एकेडमी तो वो करना ही है, उनको पढ़ाई भी करनी है, सब करना है, पर कथक जो है वो अपना कल्चर है जिसको अपनाना चाहिए। ये इसलिए ये पिक्चर दिखाई गई है, जो उसमें जो मोटो दिया है वो यही है कि जो आजकल की यंग पीढ़ी है, जो आ रहे हैं जनरेशन वाले, वो इसको देखें और प्रेरित हों और सीखना इसको शुरू करें, ताकि लखनऊ घराना का पिलर जो है वो मजबूत हो। तो महाराज जी, इसमें एक क्वेश्चन और था कि आप उस घराने से बिलोंग करते हैं जहाँ पे पंडित बिरजू महाराज, जिन्हें कथक का भगवान कहा गया, उनके इतने अच्छे कॉन्टेक्ट्स रहे, सब रहा, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि कहीं आप सेल्फ एडवर्टाइजिंग में पीछे रह गए, जिसकी वजह से शायद आपको वो नहीं, इसमें क्या होता है, वो समय कुछ और था, ये समय आज का है। इस लाइन में क्या, हर लाइन में पॉलिटिक्स बहुत घुस चुकी है जी। यहाँ पर हमेशा एक दूसरे को काटने के लिए लोग खड़े रहते हैं जी। तो शायद हो सकता है कि हमें उतना पॉलिटिक्स नहीं आता है, या हमें किसी का हाथ जोड़ना नहीं आता है, कि अगर आज हम भी हाथ जोड़ते या उनकी हाँ में हाँ मिलाते या कुछ करते, तो आज हम भी आगे होते। बस शायद ये चीज़ मैंने सीखी नहीं, कि मैंने सिर्फ अपना काम सीखा है कि अब मेरा काम देखिए, गुण देखिए, अगर मुझ में कुछ दिखता है तो आप आगे बढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं। पर मैंने ये सब नहीं सीखा। महाराज जी तो शुरू से ही, उनमें भी यही आदत थी, वो कभी भी किसी के आगे नहीं गए। पर आजकल का ज़माना है कि कलाकार खुद जाना पड़ता है अपने के पास कि हमें प्रोग्राम दीजिए, पर उसमें भी यही होता है। और ये मतलब हम लड़के हैं, अगर हमारी जगह कोई कन्या जाए या गाए तो उसके लिए प्रोग्राम तैयार है। अच्छा, हाँ, पर लड़कों के लिए वो गुंजाइश खत्म हो गई। अच्छा महाराज जी, इसमें एक सवाल और मेरा है कि आपने आदरणीय महाराज जी की बात मान के दिल्ली छोड़ के आप लखनऊ आ गए। हाँ। यदि मैं ये कहूँ कि आपने अपना बना बनाया बाजार छोड़कर लखनऊ में आना स्वीकार किया, तो बहुत गलत नहीं होगा। ऐसे में लखनऊ, जिसे कथक का हब कहा जाता था, आज किस स्थिति में देखते हैं लखनऊ? देखिए, जहाँ तक हमारे पूर्वज लोग जब तक लखनऊ में थे तब तक ये चीज़ें कायम रही। महाराज जी भी दिल्ली चले गए, हम भी दिल्ली चले गए, सब हो गया, तो लखनऊ में अब वो गुरु नहीं रहे जो लखनऊ घराने को कायम रखें। वो क्या हुआ, जब देखा कोई नहीं है यहाँ, तो लोगों ने अपना
सेंटर खोल लिया, अपना अपना स्कूल खोल लिया, जैसा मर्जी ऐसे सिखा लो। तो मेरा फील्ड दिल्ली में ज़रूर है, पर यह है कि मैंने महाराज जी के अंतिम समय पे उन्होंने मुझे कहा था कि हम 3 भाई हैं, अगर एक भाई लखनऊ सेट हो जाए तो लखनऊ घराना हमारा कायम रहे। तो मैंने ना देखा, अपनी वो नहीं देखी मैंने कि मेरा फील्ड है या क्या है, क्योंकि गुरु का आदेश, भाई का आदेश सर आंखों पे पहले, फील्ड तो हम जहाँ रहेंगे वहीं से बना लेंगे। हम 1 हफ्ते बाद ही लखनऊ शिफ्ट हो गए। और थैंक यू फॉर मांडवी सिंह जी, जो हमारी वीसी है, उन्होंने भातखंडे में मुझे ऐसे सीनियर गुरु की पोस्ट दी और मैं यहाँ अच्छे बच्चों को सिखा रहा हूँ, बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। और ऐसा नहीं है, भातखंडे में काफ़ी बच्चे अच्छे निकल रहे हैं। हमारा म्यूजियम है बिंदादिन देवड़ी, जहाँ मैं गरीब बच्चों को भी सिखाता हूँ, अमीर बच्चों को भी सिखाता हूँ, जिसकी कोई फीस नहीं है। वहाँ पर बच्चे भी अच्छे कर रहे हैं, इसमें कम से कम 30-35 बच्चे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं यहाँ के कुछ कर रहा हूँ। दिल्ली में तो अब ये हो गया है कि हर कोने पे मतलब डांसर पैदा हो रहे, जैसे कहते हैं ना कि ईंट के नीचे इतने सारे कीड़े जब आते हैं बारिश के, हर कोने पे डांसर है और काटने वाले ज्यादा है। हम उससे बच के आ रहे हैं। अच्छा, आज घरानों की बात होती है तो मेरे लिए 3 या 4 घराने हम मानते हैं। अभी रिसेंटली रागड़ को भी एक घराने का वो दे दिया गया। ऐसे में आप कथक को कहाँ देखते हैं कि क्या ये घराने कथक को उठाने का कार्य कर रहे हैं या कहीं इनकी वजह से कथक कहीं सीमित हो रहा है? नहीं, सीमित नहीं। देखिए, रायगढ़ घराना या घराना सबसे पहले लखनऊ ही रहा है जी। सब जो घराने हैं सब इसी की शाखाएं, क्योंकि सब इसी घराने में ही सीखे आके जाके बस गए। अब आप मेरे से इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सीखेंगे, आप जाके कल को लंदन बसेंगे तो आप कहेंगे लंदन घराना। तो कहने का मतलब घराने ऐसे बन गए। रायगढ़ के राजा थे, जहाँ पर दरबारों में हमारे ही पूर्वज लोग जाके वहाँ नृत्य किया करते थे। अच्छल महाराज जी रहे। हाँ, अच्छल महाराज जी रहे, तो वो घराना नहीं कहलाएगा वो, कि वहाँ उन्होंने राजा के दरबार में उन्होंने नृत्य किया। घराने होते जिनकी पीढ़ी होती, हमारी 7वीं पीढ़ी है। हम जयपुर घराना है, उनकी पीढ़ी कितनी, बनारस घराना कितनी पीढ़ी। एक्चुअल में क्या है, हम लोग हड़िया के जी, बनारस इलाहाबाद के बीच में हड़िया गांव है। तो बनारस वालों ने क्या किया, पूर्वज लोग रहे नहीं बोलने वाले कोई, उन्होंने खींच के बनारस घराना कर दिया कि बनारस घराना। पर अंग तो सब बिरजू महाराज का नाच है, कोई अलग चीज नहीं। जयपुर में तैयारियां थी बिल्कुल थी कि जयलाल जी, हीरालाल, ये जितने भी जयपुर के थे, 20 लोगों ने आके यहाँ पर कालका महाराज से सीखा लखनऊ और जाके वो जोधपुर और बीकानेर, वहाँ से वो जयपुर घराना शुरू हो गया। सुंदर प्रसाद जी जब तक जयपुर घराने में थे, वो बिंदादिन महाराज की तस्वीर को हलवे का भोग और पानी चढ़ाते थे, उसके बाद वो जल ग्रहण करते। और उनके ना रहने के बाद उनकी वाइफ ने ये सब किया। तो घराने तो अब बने, पहले घराना नहीं माना जाता। यदि ये कहें कि पहले केवल लखनऊ ही कथक के नाम पे था। इसमें महाराज जी मेरे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एम्बेड और अंतिम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश सरकार के कथक के लिए किए जा रहे हैं या क्लासिकल म्यूजिक के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों से क्या राजा के दरबार में उन्होंने नृत्य किया। घराने होते जिनकी पीढ़ी होती, हमारी 7वीं पीढ़ी है। हम जयपुर घराना है, उनकी पीढ़ी कितनी, बनारस घराना कितनी पीढ़ी। एक्चुअल में क्या है, हम लोग हड़िया के जी, बनारस इलाहाबाद के बीच में हड़िया गांव है। तो बनारस वालों ने क्या किया, पूर्वज लोग रहे नहीं बोलने वाले कोई, उन्होंने खींच के बनारस घराना कर दिया कि बनारस घराना। पर अंग तो सब बिरजू महाराज का नाच है, कोई अलग चीज नहीं। जयपुर में तैयारियां थी बिल्कुल थी कि जयलाल जी, हीरालाल, ये जितने भी जयपुर के थे, 20 लोगों ने आके यहाँ पर कालका महाराज से सीखा लखनऊ और जाके वो जोधपुर और बीकानेर, वहाँ से वो जयपुर घराना शुरू हो गया। सुंदर प्रसाद जी जब तक जयपुर घराने में थे, वो बिंदादिन महाराज की तस्वीर को हलवे का भोग और पानी चढ़ाते थे, उसके बाद वो जल ग्रहण करते। और उनके ना रहने के बाद उनकी वाइफ ने ये सब किया। तो घराने तो अब बने, पहले घराना नहीं माना जाता। यदि ये कहें कि पहले केवल लखनऊ ही कथक के नाम पे था। इसमें महाराज जी मेरे एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन एम्बेड और अंतिम क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है कि क्या आप भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश सरकार
के कथक के लिए किए जा रहे हैं या क्लासिकल म्यूजिक के लिए किए जा रहे हैं प्रयासों से क्या आप संतुष्ट हैं? और दूसरी बात, आप जिस कद बुद्ध के व्यक्ति हैं, आप में जितनी भारपूर और लोक है, मुझे ऐसा लगता है कि पद्म अवार्ड के लिए आप आज की तारीख में लखनऊ घराने से एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो सकते हैं। ऐसे में जब आपको इग्नोर किया जा रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे दो क्वेश्चन और दोनों के अलग अलग। हाँ, नहीं देखिए, ऐसा है, जहाँ तक अवार्ड का सवाल है कि जब पिताजी को मिला उस वक्त कांग्रेस थी, सब कुछ मिला। हम ये बीजेपी को हम गलत नहीं कहते, इस गवर्नमेंट को ये अच्छी है, पर हमारे ख्याल से जो कलाकार, जो जैसे ये कोरोना फैला, कितने कलाकार लोग मर गए भूखे, जिनके लिए कुछ नहीं किया गया। खाली गरीबों को देखा गया, इधर देखा गया, उधर देखा गया। पर मुझे लगता है कि शायद इनको शायद इस कला से शायद इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने पद्मश्री के लिए अप्लाई नहीं किया, कितनी बार किया, सब कुछ किया, पर नहीं मिला। अब ये है कि जिसका सोर्स है या जिसका पावर है, उसका नाम पहले रेफर। अब इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, हमारी शोभना नारायण जी है, सोनल मानसिंह है, सब लोग, अगर मैं इनको कहूँ मेरे लिए रेफरेंस कर दीजिए, तो वो 10 बार सोचेंगे कि इनको देना चाहिए या नहीं, क्योंकि वो पद्म विभूषण है, पद्मश्री है। वो क्या होता है, उनको मिलने के बाद ऐसा लगता है कि सारे दिमाग चढ़ गए। अच्छा, ये लेकिन बहुत बड़ा एलिगेशन है भारत। नहीं, एलिगेशन मैं साफ खुले शब्दों में बोल रहा हूँ। अगर मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी या मैंने कहा उनसे कि आप मेरे लिए रेफर कर दीजिए, तो उनको करना चाहिए या नहीं, क्योंकि पीएल होगी वहाँ तक पहुँचने देंगे। अब मैं यहाँ योगी जी से मिलने के लिए कितना कर रहा हूँ, मैंने कितनी बार अपॉइंटमेंट किया, पर मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। तो इसके लिए हम क्या करें? क्योंकि हम योगी जी से अगर मिले तो हम अपनी बात कह सकते हैं, क्योंकि मैं डरता नहीं हूँ। मैं इसीलिए शायद बदनाम हूँ, ये मुंहफट में बोल देता है, क्योंकि मैं सच्चाई बोलता हूँ, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं भी देख रहा हूँ दुनिया में क्या है, तो इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ करें कि बेकार है। आज मैं 65 का हो चुका हूँ, अब कब मिलेगा? और आजकल अवार्ड भी जब मिलता है, जब कोई 70-75 का हो जाता है, 90 का हो जाता है, तब मिलता है कि कल को अवार्ड मिला, पता लगा एक हफ्ते बाद चले गए। उसका आनंद कौन ले सकता है? अभी तक मुझे संगीत नाटक अकेडमी ऐसे अवार्ड नहीं मिला, क्योंकि उस कुर्सी पर जो कोई आता है वो अपनी फील्ड को ही अवार्ड दिलवाता है। क्योंकि इसलिए मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि किसी कलाकार को अधिकारी ना बनाया जाए, अधिकारी बनाए आपके ऑफिस से जो इक्वल देखे। अगर कोई जयपुर घराने का आके बैठ जाता है तो वो जयपुर वालों को दिलाता है, कोई भरतनाट्यम का आके बैठता है तो वो भरतनाट्यम को दिला देता है। तो ये पार्शियलिटी होगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, सबको इक्वल देखना चाहिए। आज मेरे बड़े भाई साहब कृष्ण मोहन बैठे हुए, आज 6 साल पढ़े, उनको मिलना चाहिए तो उनको नहीं, किसी को नहीं मिला। पर आप देखिए, सबको जयपुर में जैन कस्तूरबा थे उस समय सेक्रेटरी, राजेंद्र गंधानी को मिल गया, प्रेरणा श्रीमाली को मिल गया, सबको मिल गया, तो लखनऊ घराने में किसको मिल गया? तो कहने का मतलब ये है कि ऑफिशियल जो वर्क है वो इक्वल होना चाहिए। मेरे को जी हाजिर करने की आदत है। आप लोग काम देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं, पेपर में देख रहे हैं, सब कुछ, ये तो आपको सोचना है कि हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। इतने बड़े बड़े कलाकार हैं, जैसे मैंने बोला सोनल मानसिंह जी है, शोभना नारायण, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूँ। ये लोग क्या नहीं देख रहे मुझे? इनका फर्ज बनता है कि वो लोग मेरे लिए रेफर करें या कृष्ण मोहन के लिए रेफर करें कि भाई शंभू महाराज के दोनों बेटे, इसमें एक को तो मिले जी, तो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो अपने में, आप वो पार्लियामेंट मेंबर हो गई हैं, सोनल मानसिंह वो राज्यसभा में, शायद उनको टाइम नहीं मिलता होगा, पर प्रोग्राम तो देखती हैं, नाम तो सुनती हैं, फेसबुक तो देखती हैं। जब उनके पास फॉर्म जाता है तो उनका सोच होना चाहिए कि इनका नाम सजेशन करें। तो ये चीज़ें हम चाहते हैं कि ऐसा हो। इसी पिक्चर में दिखा है कि जब कलाकार लोग सपोर्ट नहीं करेंगे हम लोग को, तो हम लोग को पीछे से जाएंगे। अच्छा महाराज जी, अभी जिस पीढ़ी को आप शिक्षा दान दे रहे हैं, तो आप आज की पीढ़ी में कितनी आग देखते हैं, कितना डेडिकेशन देखते हैं? क्योंकि आपके बारे में मैंने एक कहानी सुनी है कि रियाज करते करते आप अपनी पसीने में फिसल गए। हाँ, तो वो भी एक रियाज हुआ करता है। तो फिर आज के बच्चे जो आप देख रहे हैं जिस तरह से, तो क्या आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, वो समय और था, ये समय आज है। उस समय की खिलाई पिलाई असली होती थी। आज सब आजकल के ज़माने में हल्दी में भी मिलावट, चावल में तेल। मैं डेडिकेशन की बात कर रहा हूँ। मैं वही बता रहा हूँ, स्टैमिना चाहिए और ताकत चाहिए रियाज करने के लिए। मैं अभी मैं रात को 11 बजे घुंघरू बांधता था, सुबह 7 बजे खुलता था। 5 साल मैंने कंटिन्यू ये रियाज किया है। आज किसी में उतनी ताकत नहीं है।
वो रात में, क्योंकि पढ़ाई है बच्चों की, एजुकेशन है, और 10-10 चीज़ें उनकी होती हैं, स्विमिंग भी करो, एजुकेशन भी करो, ये भी करो, मुश्किल से वो 20 मिनट या 30 मिनट वो अपना क्लास करते हैं आके, तो उसमें तो नहीं होता है। हमें चाहिए कि बच्चे हमें वो मिले कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक घुंघरू ना खोले।